हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, फ्रॉम सीजन 4 आ चुका है और अगर तुम्हें लगा था कि सीजन 3 के बाद चीजें और डार्क नहीं हो सकती, तो सीजन 4 का एपिसोड 1 लिटरली फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ही तुम्हें गलत प्रूफ कर देता है। यहाँ ये एपिसोड कोई स्लो बिल्डअप या सॉफ्ट रीस्टार्ट नहीं देता, कोई काम बिफोर द स्टॉर्म नहीं, सीधा केओस, सीधा ट्रॉमा और सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। यहाँ जिन की डेथ कंफर्म होती है, लेकिन भाई जिस तरीके से होती है ना, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है। यहाँ वो ब्रूटल तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा स्कैरी ये फील है कि उसकी डेथ का कोई वेट नहीं है इस वर्ल्ड में। यहाँ येलो सूट मैन उसे ऐसे मार देता है जैसे वो कोई ऑलरेडी लिखी हुई स्टोरी का एक सीन रिपीट कर रहा हो, जैसे उसने ये सब पहले भी देखा है और वो सिर्फ एक और बार उसे प्ले कर रहा है। और फिर यहीं पे शो तुम्हें एक बहुत बड़ा हिंट देता है कि ये जो टाउन है ये नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि ये एक लूप है, एक रिपीटिंग नैरेटिव। और फिर सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि जूली इस बार सिर्फ विक्टिम नहीं है, बल्कि वो इस लूप के अंदर मूव कर रही है। यहाँ जूली का उस मोमेंट में होना, और वो भी क्लियरली किसी दूसरे टाइमलाइन या इटरेशन से, ये इंस्टेंटली पूरा गेम चेंज कर देता है। और फिर जब येलो सूट मैन उससे पूछता है व्हेन डिड यू कम फ्रॉम, तो दोस्तों वो एक छोटी सी लाइन लग सकती है, लेकिन एक्चुअली में वो पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लिप कर देती है। यहाँ टाइम लिनियर नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग, कोलाइडिंग, जैसे एक ही कहानी के मल्टीपल वर्जन्स एक दूसरे पे गिर रहे हो। और फिर दोस्तों जो वो कहता है इट्स पॉइंटलेस, तो ये लाइन और भी ज्यादा हैवी है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि जूली फेल हो गई, बल्कि वो कह रहा है कि यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब आउटकम ऑलरेडी फिक्स्ड है, स्टोरी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, और ये आइडिया ही पूरे शो का टोन शिफ्ट कर देता है। और फिर अगर सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है, तो फिर फाइट करने का क्या मतलब, एस्केप का क्या मतलब? तो जूली का रोल अब सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, बल्कि दोस्तों वो लिटरली एक ऐसी स्टोरी को रीराइट करने की कोशिश कर रही है जो चेंज होने से मना कर रही है। और जब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अब जूली कुछ करेगी, या फाइट करेगी या भागेगी, तब वो बस वैनिश हो जाती है, सिंपल डिसअपियर। यहाँ ना कोई पोर्टल क्लियरली दिखता है, ना कोई एक्सप्लेनेशन आता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, येलो सूट मैन खुद कंफ्यूज हो जाता है। भाई लोग, यहाँ ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक वो हमेशा कंट्रोल में लगता था। यहाँ हर चीज उसके अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन इस एक सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। और अगर इस टाउन में कोई ऐसी चीज है जो उसके कंट्रोल के बाहर है, तो इसका मतलब ये स्टोरी उतनी फिक्स्ड नहीं है जितना वो क्लेम करता है। लेकिन फिर शो तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक होप फील नहीं करने देता। अब यहाँ सीन कट होता है फातिमा के बर्थ के बाद वाले आफ्टर मैथ पे, और भाई ऑनेस्टली ये पार्ट उतना ही डिस्टर्बिंग है जितना इसकी ओपनिंग। यहाँ फातिमा जो कुछ भी एक्सपीरियंस करती है, वो क्लियरली कुछ बड़ा रिवील हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उसे प्रॉपरली याद ही नहीं रख पा रही। यहाँ वो जानती है कि क्रिएचर्स ने किसी के साथ डील की थी, और फिर वो फील कर सकती है कि वो डील एविल थी, लेकिन किसके साथ हुई वो उसे याद नहीं आ रहा, जैसे कोई उसके दिमाग से इंफॉर्मेशन इरेज कर रहा हो। यहाँ ये डिटेल सबटल है, लेकिन बहुत स्कैरी है। मतलब ये प्लेस सिर्फ लोगों को फिजिकली ट्रैप नहीं करता, बल्कि ये उनकी मेमोरीज, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्लैरिटी को भी कंट्रोल करता है। और फिर तुम जितना ट्रूथ के पास जाओगे, उतना ही वो डिसॉल्व होने लगेगा। वहीं फिर उधर कैनी का टनल्स में जाना ऑलरेडी एक रेड फ्लैग है। यहाँ व्यूअर को पहले से पता है कि ये आइडिया गलत है, और जब इस्माइली वापस दिखाई देता है बिल्कुल कैजुअली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो भाई वो मोमेंट जेन्युइनली चिलिंग होता है। यहाँ उन्होंने उसे बर्न किया था, उसे मरते हुए देखा था, और फिर भी वो वापस आ गया स्माइल करते हुए नॉर्मल तरीके से। दोस्तों ये सीन एक चीज क्लियर कर देता है कि इस वर्ल्ड में किलिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई विक्ट्री नहीं मिल रही, बल्कि सिर्फ रिपीटेशन हो रहा है। वहीं बॉयड का कैनी को वहाँ से खींच के निकालना सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, बल्कि वो डिनायल भी है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और रुकते तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता कि ये फाइट जीती नहीं जा सकती। और फिर दोस्तों यही रियलाइजेशन बॉयड को तोड़ना शुरू करता है। और फिर शेरिफ्स ऑफिस वाले सीन तो और भी डिस्टर्बिंग है, बट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस, बल्कि बिकॉज ऑफ आइडिया। जहाँ बॉयड बुलेट्स कलेक्ट कर रहा है, लेकिन मॉन्स्टर्स के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ उसका लॉजिक ट्विस्टेड है, लेकिन कम्प्लीटली सेंसलेस नहीं। और
अगर एंड अनअवॉइडेबल है, अगर मॉन्स्टर्स हमेशा जीतेंगे तो अपनी डेथ खुद चूज करना ही शायद लास्ट कंट्रोल है जो इंसान के पास बचता है। लेकिन फिर जब कैनी उसे नंबर देता है 47 लोग, तब रियलिटी हिट करती है। यहाँ थ्योरी में कुछ भी बोलना इजी होता है, लेकिन 47 लोगों को कन्विंस करना कि वो अपनी लाइफ खुद खत्म कर दे, ये तो यहाँ बहुत इम्पॉसिबल है। और फिर बॉयड ये इंस्टेंटली समझ जाता है यहाँ ये उसकी ट्रेजेडी है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो जो सोच रहा है वो कर भी नहीं सकता। वहीं फिर कॉलोनी हाउस में भी सिचुएशन अलग है, लेकिन उतनी ही मैसी, जहाँ एल्जिन की कंडीशन क्लियरली दिखाती है कि यहाँ लोग अपनी मर्जी से नहीं चल रहे, बल्कि कोई फोर्स है जो उन्हें पुश कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। वहीं फिर क्रिस्टी का सिर्फ मेडिकल साइड पे फोकस करना एक्चुअली काफी ग्राउंडेड लगता है। जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो तो इंसान नेचुरली वही पकड़ता है जो उसे समझ आता है। ट्रीटमेंट, इंजरी, हीलिंग, ये उसका कॉपिंग मैकेनिज्म है। वहीं फिर सेरा का क्वाइटली निकल जाना भी एक पावरफुल मोमेंट है। यहाँ कोई ड्रामा नहीं, कोई लाउड कन्फ्रंटेशन नहीं, बस एक साइलेंट एक्सेप्टेंस कि यहाँ हर इंसान एक्सट्रीम सिचुएशन में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों फिर आता है क्रैश। यहाँ फर्स्ट ग्लांस में ये रैंडम लग सकता है, लेकिन इस शो में कुछ भी रैंडम नहीं होता। यहाँ पास्टर और सोफिया का अराइवल एक न्यू स्टोरी लाइन नहीं, बल्कि एक इंट्रूजन है। यहाँ लोग आते नहीं है, बल्कि उन्हें यहाँ लाया जाता है। और फिर यहाँ सोफिया का बिहेवियर सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। वो पैनिक नहीं करती, शॉक में नहीं जाती और बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है। और भाई लोग ये बहुत अननेचुरल है, लेकिन उस मोमेंट में कैरेक्टर्स के लिए ये होप जैसा फील होता है। न्यू लोग, न्यू एनर्जी, शायद यहाँ कुछ चेंज हो जाए। यहाँ टेबिता का बाइबल यूज करके सोफिया को बचाना भी सिंबॉलिक लगता है, जैसे फेथ प्रोटेक्ट कर रहा हो। लेकिन फिर शो बाद में इसी सिंबोलिज्म को फ्लिप करता है। अब यहाँ टेबिता और जेट का कन्वर्सेशन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ सोलमेट्स अक्रॉस साइकिल का कॉन्सेप्ट ये सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ टाइम लूप नहीं, बल्कि एक रिपीटिंग स्टोरी है जिसमें रोल्स रिपीट हो रहे हैं, लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, बल्कि पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। वहीं टेबिता का जिम के अब्सेंस पे रिएक्शन भी थोड़ा ऑफ लगता है। यहाँ ये इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होता है। वहीं जूली भी ये नोटिस करती है और ये फैमिली डायनेमिक का सबटल ब्रेकडाउन है। फिर हाउस रिएक्ट करना शुरू करता है, ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो जाता है, जैसे टाउन खुद ऑब्जर्व कर रहा हो और रिएक्ट कर रहा हो। और फिर दोस्तों आता है बिगेस्ट ट्विस्ट। सोफिया, जो अब तक एक काम, कंपोज्ड, ऑलमोस्ट सेफ लग रही थी, वो सडनली पास्टर को मार देती है। और उस मोमेंट में सब क्लियर हो जाता है कि वो उसकी डॉटर नहीं थी, वो विक्टिम नहीं थी, बल्कि वो येलो सूट मैन था पूरे टाइम पे। और ये रिवील सिर्फ शॉकिंग नहीं है, बल्कि ये पूरा नैरेटिव चेंज कर देता है। यहाँ क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो एक एंट्री पॉइंट था, एक प्लान। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट आता तो शायद एक्सपोज हो जाता, इसलिए वो डिसगाइज में आया तो कंट्रोल मेंटेन रहा। और फिर रिलीजियस सिंबोलिज्म भी यहीं पे हिट करता है कि इविल हमेशा स्कैरी फॉर्म में नहीं आता, कभी कभी वो ट्रस्ट के फॉर्म में आता है, फेमिलियरिटी के फॉर्म में। और फिर डेविल एज एन एंजल वाली कॉन्सेप्ट यहाँ रूल बन जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या येलो सूटमैन अल्टीमेट इविल है? शायद नहीं। यहाँ वो पावरफुल है, लेकिन ऑल पावरफुल नहीं। जैसे जूली का वैनिश होना उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब यहाँ उसके कंट्रोल की भी लिमिट है, और इसका मतलब है कि कोई और चीज है, बिगर, डीपर, शायद वो भी उसके ऊपर है, या फिर वो उसे अचीव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ टाउन एक प्रोजेक्ट जैसा फील होने लगता है, एक कंट्रोल्ड सिस्टम जहाँ फियर, पेन, रिपीटेशन किसी चीज को फिट कर रहे हैं, और फिर हर लूप उसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यहाँ येलो सूटमैन शायद क्रिएटर नहीं, बल्कि वो मैनेजर हो सकता है। और फिर उसका टाउन में डायरेक्टली एंटर करना एक सिग्नल है कि लूप अपने ब्रेकिंग पॉइंट के पास है। तो अब ये सिर्फ सर्वाइवल की स्टोरी नहीं रही, बल्कि ये समझने की स्टोरी है। और अगर वो सही है तो एंडिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी गलत है तो जूली ही वो वेरिएबल हो सकती है जो सब कुछ चेंज कर दे। और जूली के वैनिश होने पे उसका रिएक्शन देख के लगता है कि वो खुद भी ये जानता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।